अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो उस तैयारी के दौरान आपके लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती ये होती है कि करंट अफेयर्स का सेक्शन किस प्रकार से तैयार किया जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हर सप्ताह हम आपके सामने एक प्रोग्राम लेकर के आते हैं, स्पेशल करंट अपडेट। इसमें पिछले एक सप्ताह की सभी महत्वपूर्ण खबरों पर प्रश्नों के माध्यम से हम चर्चा करते हैं, ताकि आपका करंट अफेयर्स का सेक्शन अलग-अलग लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के अनुरूप तैयार किया जा सके। तो चलिए आज के प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे और आज के पहले प्रश्न को देखेंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है? डीप ओशन मिशन किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? आपके सामने ऑप्शन है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। इस मंत्रालय के द्वारा इस मिशन को शुरू किया गया था, ताकि डीप ओशन या आप कह सकते हैं कि जो ब्लू इकोनॉमी है भारत की, जो समुद्र क्षेत्र से जुड़ी हुई है, चाहे वो मत्स्य पालन हो या समुद्री क्षेत्र में पर्यावटन पर्यटन को बढ़ाने से संबंधित हो, उसका विकास किया जा सके, इसकी वैल्यू को 100 अरब रुपए तक बढ़ाया जा सके। यही डीप ओशन मिशन का उद्देश्य था और उसकी शुरुआत कब की गई थी? 7 सितंबर 2021 को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। लक्ष्य ये था कि गहरे समुद्र की जो जैविक और अजैविक संपदा है, उसको एक्सप्लोर किया जा सके, उसका अन्वेषण किया जा सके और उसके सतत उपयोग के लिए जो भी प्रौद्योगिकी विकसित की जानी चाहिए, उस प्रौद्योगिकी, उस टेक्नोलॉजी का विकास किया जाना चाहिए। जब हम गहरे समुद्र की जैविक संपदा की बात करते हैं, तो इसके अंतर्गत मुख्यतः किस तरह की संपदा आ जाती है? मत्स्य संपदा, यानी मछली पालन इसके अंतर्गत आप इंक्लूड कर सकते हैं। इसी प्रकार से जब हम अजैविक संपदा की बात करते हैं, तो इसके अंतर्गत बहुत से वे खनिज आ जाते हैं, जो कि समुद्री तल पर मौजूद हैं और समुद्री तल पर जिस प्रकार के खनिज मौजूद हैं, उनको हम एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि छोटे-छोटे गुच्छों में वो मौजूद हैं, जिसको हम पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स के नाम से संबोधित करते हैं। पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स में कई प्रकार के खनिज हैं, इसमें कोबाल्ट है, मैग्नीज है, निकेल है, जो कि आधुनिक जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, उसमें एक बुनियाद की भूमिका निभा सकते हैं और इसलिए इन खनिजों का ठीक प्रकार से दोहन करना, सतत दोहन करना भी डीप ओशन मिशन का कहीं न कहीं उद्देश्य है, ताकि भारत की जो ब्लू इकोनॉमी है, इसका संपूर्ण विकास किया जा सके, इसे मजबूत किया जा सके, मछली पालन को सतत रूप में बढ़ावा दिया जा सके, समुद्री परिवहन को बढ़ावा दिया जा सके, जहाँ कहीं भी प्रौद्योगिकी को विकसित करने की आवश्यकता है, बायोटेक्नोलॉजी को विकसित करने की आवश्यकता है, उसे भी विकसित किया जा सके और समुद्र तटीय क्षेत्रों में पर्यटन को भी इस प्रकार से बढ़ावा दिया जाए, ताकि पर्यावरण पर किसी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव न पड़े। इसके लिए कितने वित्तीय निवेश की व्यवस्था की गई थी? 4077 करोड़ रुपए के वित्तीय निवेश की इसके अंतर्गत व्यवस्था की गई थी। अगर हम इसके वैश्विक परिप्रेक्ष्य को देखें, तो संयुक्त राष्ट्र ने भी वर्ष 2021 से वर्ष 2030 को सतत विकास के लिए महासागर विज्ञान का दशक घोषित किया हुआ है। अगर भारत के भौगोलिक बढ़त को इसके अंतर्गत ध्यान में रखा जाए, तो हमें पता लगेगा कि भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जो तटीय राज्य के रूप में हैं और साथ ही भारत के पास 1382 द्वीप हैं, जो कि दिखाते हैं कि भारत के पास कितने बड़े स्तर पर जो समुद्री संपदा है वो मौजूद है और इसका ठीक प्रकार से विकास करना, दोहन करना, सतत दोहन करना महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय विकास में भी इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि जो न्यू इंडिया एट 2030 विजन है, 2030 तक जो न्यू इंडिया का विजन है भारत का, उसमें जो 10 प्रमुख विकास क्षेत्र हैं, उसमें से एक प्रमुख विकास क्षेत्र के रूप में ब्लू इकोनॉमी की पहचान की गई है और इसी के अंतर्गत डीप ओशन मिशन का एक विशिष्ट महत्व स्थापित हो जाता है। साथ ही भारत का लक्ष्य ये भी है कि जो समुद्री अर्थव्यवस्था है, इसकी वैल्यू को 100 अरब रुपये तक पहुंचाना है। तो इसलिए डीप ओशन मिशन का एक तरह से खास महत्व स्थापित हो जाता है। अगला प्रश्न है डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो आपके सामने ऑप्शन क्या है? पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम या मेघालय। क्या होगा इसका सही उत्तर? जब तक हम इसका सही उत्तर आपको बताएं, तो आप प्रत्येक प्रश्न से पहले वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं और उसका उत्तर सोचने का प्रयास कर सकते हैं, ताकि अपने स्तर पर भी एक मूल्यांकन लगातार होता रहे, जिस मूल्यांकन के आधार पर आप अपनी तैयारी की दिशा और रणनीति दोनों को ही तय कर सके। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ये असम में स्थित है। तो लगातार ये हाल फिलहाल में चर्चा में रहा है और चर्चा में रहने का इसका एक सबसे बड़ा कारण ये है
कि हाल ही में एक अध्ययन प्रकाशित हुआ है पीयर रिव्यूड जर्नल में, और जो अध्ययन हमें बताता है कि कुछ इन्वेसिव स्पीसीज, कुछ आक्रामक प्रजातियों के साथ मिलकर के यहाँ की 2 देसी घास प्रजातियों ने इस प्रकार से अन्य घास प्रजातियों को नुकसान पहुंचाया है, जिससे इन पर निर्भर वन्य जीवों का जीवन नकारात्मक रूप से वन्य जीवों का जो जीवन है वो नकारात्मक रूप से प्रभावित हुआ है। तो ये जो अध्ययन प्रकाशित हुआ है, कहाँ पर प्रकाशित हुआ है? अर्थ नाम की जो अंतर्राष्ट्रीय पीयर रिव्यूड पत्रिका है वहां पर प्रकाशित हुआ है। शीर्षक क्या था? शीर्षक था ग्रासलैंड्स इन फ्लक्स। यह अध्ययन करने में कौन कौन से संस्थान शामिल रहे हैं? बोडोलैंड विश्वविद्यालय है, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, पोक्योंग नेशनल यूनिवर्सिटी दक्षिण कोरिया, और वुमेन्स कॉलेज तिनसुकिया, जो कि तिनसुकिया एक जिला है असम का। तो इस तरह की संस्थान कॉलेज इस अध्ययन में शामिल रहे हैं। और इसके मुख्य निष्कर्ष क्या है? मुख्य निष्कर्ष ये है कि जो 2 देसी पौध प्रजातियां हैं, जिसको आप जानते हैं सिमलू और अजार के नाम से, इन्होंने आक्रामक प्रजातियों के साथ मिलकर के डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क की घास भूमियों को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है, जिससे कई वन्य जीवन प्रभावित हुए हैं, वन्य जीव प्रभावित हुए हैं। तो इस पूरे विश्लेषण में ये कहा गया है कि जो घास भूमि और अर्ध सदाबहार वन है, उनमें लगातार गिरावट देखी गई है। और किस तरह के वन्य जीवन इस पर निर्भर करते हैं, जैसे बंगाल फ्लोरिकन, हॉग डियर, स्वैम्प ग्रास बेबलर और लगभग 200 जंगली घोड़े। ये जंगली घोड़े एक खास प्रजाति है जिसको हम फेरल के नाम से जानते हैं, फेरल हॉर्सेस के नाम से जानते हैं। ये ऐसे घोड़े हैं जिन्हें एक समय पर पालतू बना लिया गया था, लेकिन समय के साथ इन्हें फिर से जंगली क्षेत्रों में छोड़ दिया गया और ये वहां के प्राकृतिक वातावरण में फिर से ढल गए और इनको किसी प्रकार की मानवीय सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसको हम जानते हैं फेरल हॉर्सेस के नाम से। तो ये जो फेरल हॉर्सेस हैं, ये भी यहाँ की घास भूमि पर डिपेंड करते हैं, जो घास भूमि कुछ आक्रामक प्रजातियों और 2 देसी प्रजातियों के आक्रामक रवैये के कारण नष्ट हो रही है, और इसके कारण कई वन्य जीवन या वन्य जीव प्रभावित हो रहे हैं। तो इस अध्ययन में क्या सिफारिश की गई है? इस अध्ययन में ये सिफारिश की गई है कि जो लक्षित घास भूमि है, जो कि लगातार नष्ट हो रही है, कई वन्य जीवन उस पर निर्भर करते हैं, उसकी पुनर्प्राप्ति की एक परियोजना चलाई जाने की आवश्यकता है। आक्रामक प्रजातियों को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। इस स्थिति पर लगातार निगरानी रखने की आवश्यकता है, और अगर स्टाफ को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है, उसको प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है, तो इन सभी कामों को किया जाना चाहिए। वन ग्रामों का अगर इस क्षेत्र में वन ग्रामों की उपस्थिति घास भूमियों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है, तो हम कुछ ऐसे स्थानों को देख सकते हैं जहां पर उनका स्थानांतरण किया जा सकता है बिना इनको किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाए। साथ ही सामुदायिक संरक्षण को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर स्थित जो समुदाय है, उन्हें यहाँ की घास भूमियों की बहुत बेहतर जानकारी है। इसलिए अगर उनके योगदान को, उनकी जानकारी को, उनके ज्ञान को इस संरक्षण परियोजना में एस्टेब्लिश कर दिया जाता है, स्थापित कर दिया जाता है, तो घास भूमियों के संरक्षण में ज्यादा सफलता मिलने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। अब हम डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें जान लेते हैं। कहाँ पर ये स्थित है? असम के डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जिलों में ये स्थित है। एकमात्र स्थल है जहां पर फेरल घोड़े पाए जाते हैं। अगर इसके उत्तर में देखें तो ब्रह्मपुत्र नदी है, दक्षिण में देखें तो डिब्रू नदी है, और उसी के बीच में डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क एक द्वीप जैसा, एक आइलैंड जैसा महसूस होता है। कब इसकी स्थापना हुई थी? 2 प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट थे, रिजर्व फॉरेस्ट थे, डिब्रू और सैखोवा। इनको मिलाकर के एक वन्य जीव अभ्यारण्य 1995 में बनाया गया। यूनेस्को द्वारा भी बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया इसको 1997 में, और फिर 1999 में इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए इसे राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क का दर्जा प्रदान कर दिया गया, ताकि यहाँ के वन्य जीवन को संरक्षण प्रदान किया जा सके। इसके सामने उपस्थित खतरे कौन कौन से हैं? पहला खतरा यह है कि ब्रह्मपुत्र नदी से बार बार यहाँ पर बाढ़ आती रहती है, जिससे वन्य जीवन खतरे में पड़ता है। इसके अलावा मानव जनित दबाव भी है, जैसे वन ग्रामों की उपस्थिति से भी वन्य जीवन पर एक दबाव रहता है, और घास भूमि का लगातार होता हुआ क्षरण और वनों का ह्रास विशेष रूप से यहाँ के लिए खतरे उपस्थित करता है। अगला प्रश्न है, माउंट एल्ब्रुस किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? माउंट एल्ब्रुस आप जानते हैं कि जो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, तो आपको ये बताना है कि किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है।
आपके सामने ऑप्शन है हिमालय पर्वत श्रृंखला, आल्प्स पर्वत श्रृंखला, कॉकेशस पर्वत श्रृंखला या रॉकी पर्वत श्रृंखला। क्या होगा इसका सही उत्तर? सही उत्तर होगा कॉकेसस पर्वत श्रृंखला यानी ऑप्शन सी। इसकी अवस्थिति आप एक मैप के माध्यम से देख सकते हैं। ये रशिया है, इधर कैस्पियन सागर है, इधर ब्लैक सी है और आप जानते हैं कि यहीं पर कॉकेसस पर्वत श्रृंखलाएं हैं। यहाँ पर किस किस देशों की स्थिति है? जैसे ये तो जो सीमा है, ये तो सीमा बनती है रशिया की। यहाँ जॉर्जिया है, यहाँ आर्मेनिया है, यहाँ अजरबैजान है। यहाँ रशिया के भीतर ही यहाँ इस स्थान पर माउंट एल्ब्रुस है और आप जानते हैं कि रशिया में जो यूराल पर्वत श्रृंखला है, उसका जो पश्चिमी यूराल पर्वत श्रृंखला के पश्चिमी वाला जो हिस्सा है रशिया का, वो यूरोप में ही आता है। तो ये वाला हिस्सा यूरोप में आएगा और माउंट एल्ब्रुस इसलिए यूरोप में माना जाता है और ये यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। हाल ही में एक हमारे अरुणाचल प्रदेश के जो पर्वतारोही हैं, उन्होंने इस चोटी को चढ़ा है और उनका एक मिशन है कि सातों महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी को वो फतह करेंगे और इसी के कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में आया है। तो माउंट एल्ब्रुस क्या है? कॉकेसस पर्वत श्रृंखला में स्थित है, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी स्थित है। इसकी उपस्थिति कॉकेशस पर्वत श्रृंखला में रूस में स्थित है। रूस का यूराल पर्वत से पश्चिमी वाला हिस्सा यूरोप में पड़ता है और पूर्वी वाला हिस्सा एशिया में पड़ता है। अगला प्रश्न है, रूबेला निम्नलिखित में से किससे जनित बीमारी है? आपके सामने ऑप्शन कौन से हैं? विषाणु यानी वायरस, जीवाणु यानी बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या फंगस। आपके उत्तर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। इसका सही उत्तर होगा विषाणु यानी वायरस जनित रोग है रूबेला। हाल ही में लगातार चर्चा में रहा है और चर्चा में रहने का कारण इसका यह है कि नेपाल को WHO ने एक सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट के रूप में रूबेला की अब नेपाल में स्थिति नहीं है, ये WHO ने घोषित किया है और उसी के कारण पूरा टॉपिक चर्चा में आया है। इस रूबेला को हम जर्मन मीजल्स के नाम से भी जानते हैं, जर्मन खसरा के नाम से भी जानते हैं। तो ये एक वायरस जनित बीमारी है, एक संक्रामक बीमारी है। व्यक्ति के खांसने, छींकने या किसी संक्रमित सतह पर संपर्क में आने से ये फैल जाती है। मुंह पर रैशेस होते हैं लाल रंग के और फिर वो मुंह से शुरू होकर के पूरे शरीर में फैल जाते हैं, कुछ इस प्रकार से दिखाई देते हैं। हल्का बुखार होता है इस बीमारी में, खांसी होती है, गले में खराश भी होती है, आंखों में लाली जिसको हम पिंक आई कहते हैं वो भी होती है, लाल गुलाबी रंग की चकते रैशेस पड़ जाते हैं शरीर में, चेहरे से शुरू होकर के पूरे शरीर में फैल जाते हैं। संक्रामक है तो व्यक्ति के छींकने से व्यक्ति में फैलती है, किसी सतह के संक्रमित होने पर और उसके संपर्क में आने में फैल जाती है। खांसी छींक से फैलती ही है। विशेष तौर से प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए खास तौर से नुकसानदेह होती है क्योंकि भ्रूण को संक्रमित कर सकती है और जब ये भ्रूण को संक्रमित करती है तो उस स्थिति को हम कहते हैं कंजेनिटिकल रूबेला सिंड्रोम, जिससे जो नवजात शिशु है उसमें कई तरह के विकार उत्पन्न हो सकते हैं। जैसे उसके सुनने और देखने की क्षमता में कमी आ सकती है, हृदय दोष भी आ सकता है, कोई हार्ट की बीमारी आ सकती है, कोई मस्तिष्क या अन्य अंगों में त्वचा में समस्याएं आ सकती है। तो इस तरह से जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है इस बीमारी पर। तो रूबेला खसरा से, इसको जर्मन खसरा के नाम से जाना जाता है, लेकिन ये सामान्य खसरा मीजल्स से अलग बीमारी है। हालांकि दोनों में ही रैशेस आते हैं। अमेरिका 2014 में रूबेला का अंत कर चुका है और अभी भी ये बीमारी एशिया, अफ्रीका और मध्य पूर्व में सामान्य रूप से देखने में आती है और नेपाल को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट के रूप में नेपाल में रूबेला की समाप्ति की घोषणा WHO ने कर दी है। लगभग 50% रोगियों में कोई लक्षण इसके नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी लक्षण न आने पर भी वो दूसरों को संक्रमित कर सकते हैं। रैशेस आने के 1 सप्ताह यानी चकते आने के 1 सप्ताह पहले और 1 सप्ताह बाद तक व्यक्ति संक्रामक रहता है, उससे दूसरे व्यक्ति संक्रमित हो सकते हैं। चाहे बच्चे हों, वयस्क हों, बुजुर्ग हो, सबको ये संक्रमित कर सकता है। मुख्य लक्षण क्या है? वही लाल गुलाबी रंग के जो चकते होते हैं, रैशेस होते हैं, हल्का बुखार, खांसी, गले में खराश, नाक बहना, सिर दर्द, आंखों में जलन जिसको पिंक आई कहते हैं, जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में अकड़न, सूजी हुई लिम्फ नोड्स जो छोटी छोटी ग्रंथियां होती हैं मटर के दाने की समान, और थकावट या अस्वस्थ महसूस होना इसके सामान्य लक्षण है। वैक्सीनेशन इसका इलाज है। अगर बच्चों में वैक्सीनेशन हो जाता है या प्रेग्नेंट होने से पहले महिलाओं को वैक्सीनेशन कर दिया जाता है तो नवजात जो
एक तरह से भ्रूण के संक्रमित होने की जो संभावना है वो लगभग समाप्त हो जाती है। खारे पानी के मगरमच्छ की IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर की जो रेड लिस्ट है उसमें स्थिति क्या है, यानी दर्जा क्या है, स्टेटस क्या है। आपके सामने ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है संकटग्रस्त यानी एंडेंजर्ड, अत्यधिक संकटग्रस्त यानी क्रिटिकली एंडेंजर्ड, दुर्लभ यानी रेयर, और साथ ही कम चिंतनीय यानी लीस्ट कंसर्न। तो जो खारे पानी के मगरमच्छ हैं, जिसको मैन ईटर भी कहा जाता है क्योंकि मस्तिष्क ये मनुष्यों पर हमला करके उन्हें खा जाता है, इसलिए इनको मैन ईटर भी कहा जाता है। और ये इनकी संख्या में होने वाली कमी का एक कारण भी है क्योंकि इनके प्रति एक फियर फैक्टर है, एक डर है, और उस डर में इन पर हमला भी किया जाता है व्यक्तियों द्वारा और इनको मारा भी जाता है, जो इनके लिए एक संकट के रूप में भी उभरा है। और जो साल्ट वाटर क्रोकोडाइल है, आपको ये बताना है कि IUCN की रेड लिस्ट में इनको क्या दर्जा दिया गया है। आपके सामने ऑप्शन है, चारों ऑप्शन है, तो दर्जा दिया गया है IUCN की रेड लिस्ट में कम चिंतनीय यानी लीस्ट कंसर्न का दर्जा इनको दिया गया है। हाल ही में सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व में वर्ष 2025 में इनकी संख्या में एक वृद्धि देखी गई है और इसी के कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में आया है। वर्ष 2024 में जहां इनकी अनुमानित जो संख्या थी सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व में, वो न्यूनतम 204 से लेकर के अधिकतम 234 तक थी। लेकिन 2025 में हम देखते हैं कि न्यूनतम 226 से लेकर के 242 तक ये संख्या अधिकतम पहुंच गई है। तो इस प्रकार से एक वृद्धि हमने देखी है कि किस तरह से 2024 के मुकाबले वर्ष 2025 में एक साल्ट वाटर क्रोकोडाइल की संख्या में एक वृद्धि नजर आती है। इसी के कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में आया है। खारे पानी के अगर मगरमच्छ की हम बात करें तो ये पृथ्वी पर सबसे बड़ी जीवित मगरमच्छ प्रजाति है, जो विश्व स्तर पर एक ज्ञात आदमखोर मैन ईटर के रूप में जाना जाता है। भारत में इसकी उपस्थिति आप उड़ीसा के भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में देख सकते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में भी ये पाया जाता है। अगर हम इसके सामने उपस्थित संकटों की बात करें तो इसके सामने उपस्थित संकट है अवैध शिकार, निवास स्थान की हानि, क्योंकि लगातार कई प्रकार की गतिविधियों, चाहे वो कृषि संबंधी गतिविधियां हो, अलग अलग क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए जो अलग अलग तालाबों को बंद करने की प्रक्रिया हो, और वनों के एक सामान्य तरह से आप वनों की लकड़ी के लिए जो वनों का विनाश है वो वाली प्रक्रिया हो, तो इसके कारण इसके आवासीय क्षेत्रों में एक गिरावट देखी गई है, वो भी इसके सामने उपस्थित खतरा है। और प्रजातियों के प्रति शत्रुता यानी मैन ईटर होने के कारण जो उस पर हमले होते हैं उसके कारण भी इसको खतरा है। संरक्षण स्थिति की बात करें तो IUCN की रेड लिस्ट में कम चिंतनीय यानी लीस्ट कंसर्न श्रेणी में है। अगर साइट्स की बात करें यानी कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, वन्य जीवों और वन्य पौधों की जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं उनके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर जो अभी समय है, जिसको हम साइट्स के नाम से जानते हैं, उसके अंतर्गत भी परिशिष्ट अपेंडिक्स निर्धारित किए गए हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से होने वाले इनके प्रति खतरे खतरे को देखते हुए। तो उसके अपेंडिक्स 1 में यानी परिशिष्ट 1 में इसको रखा गया है। लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और पापुआ न्यू गिनी में पाए जाने वाले साल्ट वाटर क्रोकोडाइल हैं, खारे पानी के मगरमच्छ हैं, उनको साइट्स के परिशिष्ट 2 में रखा गया है। भारत में पाए जाने वालों को कहां पर रखा गया है? परिशिष्ट 1 में रखा गया है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत उच्चतम स्तर का संरक्षण इनको दिया गया है और अनुसूची 1 में इनको रखा गया है। अगला प्रश्न है, मेड इन इंडिया लेबल स्कीम का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके सामने ऑप्शन क्या है? मेड इन इंडिया। आप जानते हैं कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत तो दिसंबर 2014 में की गई थी ताकि भारत में ज्यादा से ज्यादा चीजों को निर्मित किया जा सके। भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए दिसंबर 2014 में मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। अब एक नई पहल है जिसका नाम है मेड इन इंडिया लेबल स्कीम। तो आपको ये बताना है कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। विदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना, केवल निर्यात पर ध्यान देना, भारतीय उत्पादों की एक पहचान, गुणवत्ता और ब्रांड प्रतिष्ठा प्रदान करना, भारतीय उत्पादों को केवल कृषि उत्पादों को प्रमोट करना। तो स्वाभाविक है ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। भारतीय उत्पादों को एक पहचान प्रदान करना, उनकी गुणवत्ता और ब्रांड प्रतिष्ठा उनको प्रदान करने का प्रयास इसके माध्यम से किया गया है। तो हाल ही में भारत सरकार की एक नई पहल है जिसका नाम है मेड इन इंडिया लेबल स्कीम, जो भारतीय उत्पादों को एक नई पहचान देने का प्रयास करेगी
और विशेष रूप से मैन्युफैक्चरिंग यानी विनिर्माण सेक्टर को समर्थन देने के लिए बनाई गई है। और इसके तहत ब्रांड की जो प्रतिष्ठा है, ब्रांड रेपुटेशन को मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा। अलग अलग उत्पादों की सशक्त पहचान को एस्टेब्लिश किया जाएगा। भारतीय उत्पादों की जो पहुंच है उसको वैश्विक बाजार में बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। और ये जो पूरा लेबल है ये भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता को भी प्रदर्शित करेगा और साथ ही इससे विभिन्न क्षेत्रों में उच्च रेटिंग प्राप्त करने में भी भारत को मदद मिलेगी। तो एक महत्वपूर्ण स्कीम है मेड इन इंडिया लेबल स्कीम। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आदि कर्मयोगी अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? आपके सामने ऑप्शन है ग्रामीण विकास मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय, युवा कार्य मंत्रालय या खेल एवं युवा कार्य मंत्रालय। आप उसको कर लीजिएगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय। क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर होगा आदि कर्मयोगी अभियान किसके द्वारा किया गया है शुरू? जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। तो हाल ही में इस अभियान की आधिकारिक तौर पर शुरुआत हो गई है, इसी कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में आया है। आदि कर्मयोगी अभियान, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह है कि विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय नेतृत्व कार्यक्रम बनने की दिशा में कार्य करेगा। और नेतृत्व कार्यक्रम किस प्रकार से बनेगा कि जमीनी स्तर पर आदिवासी क्षेत्रों में बहुत बड़े स्तर पर जो लीडरशिप चेंज लीडर्स हैं उनको खड़ा किया जाएगा। जो परिवर्तनकारी नेतृत्व है उसको सृजित करने का प्रयास किया जाएगा। जो सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं जो कि आदिवासी क्षेत्रों से संबंधित है उनको जमीनी हकीकत बनाने का प्रयास करेंगे। और इसके लिए अगर उन्हें प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है, मास्टर ट्रेनर्स क्रिएट किए जाने की आवश्यकता है, तो वो भी इस अभियान के अंतर्गत क्रिएट किए जाएंगे ताकि सभी सरकारी जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित जो योजनाएं हैं उनको जमीनी हकीकत बनाया जा सके। जनजातीय कार्य मंत्रालय की इस आदि कर्मयोगी अभियान के माध्यम से मुख्य लक्ष्य क्या है? जनजातीय समुदायों को सशक्त करना, जवाबदेह यानी अकाउंटेबल और जन केंद्रित शासन को बढ़ावा दिया जाना और स्थानीय नेतृत्व के अवसर को सृजित करने का प्रयास करना। सेवा संकल्प और समर्पण के मूल्यों पर यह आधारित होगा और सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास के सिद्धांत पर आगे बढ़ेगा। साथ ही जनजातीय गौरव वर्ष का ये हिस्सा है और विकसित भारत 2047 की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में कार्य करेगा, क्योंकि विकसित भारत 2047 की परिकल्पना में सभी हाशिए पर मौजूद वर्गों को एक प्रकार से आर्थिक रूप से सशक्त करने का प्रयास किया जाएगा। इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं कि देश भर के 550 जिलों जो कि संबंधित है भारत के 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलकर के 30 है। आप जानते हैं कि भारत में केंद्र जो राज्यों की संख्या है भारत में 28 है, लेकिन यहाँ पर जो 30 बात की गई है इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर के 30 की बात की जा रही है। इनके 550 जिलों में 20 लाख परिवर्तन लीडर यानी चेंज लीडर्स का नेटवर्क बनाया जाएगा और ये लीडर जमीनी स्तर पर जो विकास योजनाएं हैं उनको लागू करने का प्रयास करेंगे। और हम देखते हैं कि कुछ ऐसी प्रशिक्षण योजनाएं पहले से चल रही हैं जो इस कार्य में मदद करेंगी। जैसे प्रशासनिक प्रशिक्षण की बात करें तो राज्य से लेकर के गांव स्तर तक गवर्नेंस लैब वर्कशॉप, प्रोसेस लैब्स आयोजित की जा रही हैं जो कि राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर के मास्टर ट्रेनर्स की क्षमता निर्माण का कार्य कर रहे हैं, ताकि इस प्रकार के परिवर्तन लीडर्स को एक तरह से क्रिएट किया जा सके जो सरकार की योजनाओं को जमीनी स्तर पर उतारेंगे। और इसका शुभारंभ कब से हो गया था? 10 जुलाई 2025 से हो चुका है। इस प्रकार से जनजातीय समुदाय और सरकारी अधिकारी मिलकर के 1 लाख जनजातीय गांव विजन 2030 तैयार करेंगे, जिसमें अलग अलग प्रकार की कार्रवाई योजनाओं को किस प्रकार से जमीन पर उतारा जाएगा और उनमें कितने निवेश की गुंजाइश है और वे निवेश रणनीतियां जमीनी हकीकत कैसे बनेगी, इन सारी चीजों का एक प्रकार से लेखा जोखा शामिल होगा। इन सारी चीजों को उसके अंतर्गत शामिल किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पंपा नदी को किस योजना में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू की गई है? आपके सामने ऑप्शन है नमामि गंगे योजना, जल जीवन मिशन, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना या ग्रामीण जल योजना। सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना को से जोड़ा गया है। इससे जोड़ने के प्रयास केंद्र सरकार ने अभी शुरू कर दिए हैं और उन्हीं प्रयासों में जल शक्ति मंत्रालय ने केरल सरकार से इस संदर्भ में एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।
राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना में शामिल करने का प्रयास इसलिए किया है ताकि पंपा नदी में फैले हुए प्रदूषण को दूर किया जा सके, क्योंकि राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना का उद्देश्य है कि देश की जो प्रमुख नदियां हैं उनकी साफ सफाई की जा सके, उनका संरक्षण किया जा सके और वहां हुए प्रदूषण पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके। पंपा नदी का एक धार्मिक महत्व है। इस नदी का संबंध सबरीमाला मंदिर से है। साथ ही मारामोन सम्मेलन और चेरुकोल पूजा सम्मेलन जैसे धार्मिक आयोजन भी पंपा नदी पर होते हैं, वहां उससे भी उसका संबंध है। और गंगा के समान ही केरल में इसका एक धार्मिक महत्व माना जाता है। प्रदूषण की स्थिति इस प्रकार से है कि कई हिस्सों में स्थानीय निकायों द्वारा कचरा फेंकने के कारण नदी प्रदूषित हो गई है। गंभीर प्रदूषण देखने में आया है। नदी के किनारे जो हैं वो क्षरण हुए हैं, बैंक इरोजन हुआ है, जो कि एक बड़ी चुनौती बना है। इस परियोजना में शामिल किए जाने के बाद पंपा नदी के में जो अपशिष्ट जल है उसका निस्तारण किया जाएगा, उसको हटाया जाएगा, कचरे को हटाया जाएगा। जल के शुद्धिकरण के लिए संयंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है तो वह भी बनाई जाएंगी। नदी के तट की सुरक्षा को स्टैब्लिश किया जाएगा, रिटेनिंग वॉल्स बनाई जाएगी। तकनीकी सहायता राज्य और स्थानीय संस्थाओं को प्रदान की जाएगी जहां पर देने की आवश्यकता है। अगर हम पंपा नदी की बात करें तो केरल की एक महत्वपूर्ण धार्मिक महत्व वाली नदी है। लंबाई 176 किलोमीटर है और इस प्रकार से केरल राज्य की तीसरी सबसे लंबी नदी है। इसका आरंभ बिंदु कहां से होता है? पुलाची मलाई पहाड़ी से होता है, जो कि पश्चिमी घाट के पीरमेड़ पठार पर स्थित है। इसकी जो प्रारंभिक ऊंचाई है जहां से ये उद्गमित होती है 5410 मीटर है। प्रवाह वाले जिले कौन से हैं? पत्तनमथिट्टा, इडुक्की और अलप्पुझा। इसके अलावा नदी बेसिन क्षेत्र कितना है? 2235 वर्ग किलोमीटर है और इसकी सहायक नदियों की संख्या है 14। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 28वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? आपके सामने ऑप्शन है दिल्ली, हैदराबाद, विशाखापट्टनम या बेंगलुरु। और सही उत्तर होगा विशाखापट्टनम। जो 28वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन है वो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में होगा। कब से कब तक होगा? 22 से 23 सितंबर 2025 तक होगा। इसकी आयोजक संस्थाएं हैं प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ साथ आंध्र प्रदेश सरकार एक प्रकार से आयोजक संस्थाएं हैं। नॉलेज पार्टनर कौन है? IIM विशाखापट्टनम नॉलेज पार्टनर है। सम्मेलन की जो थीम होगी वो क्या होगी? विकसित भारत, सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन। विकसित भारत में किस प्रकार से सिविल सेवा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और साथ ही अर्थव्यवस्था को डिजिटलाइज करना कितना जरूरी है, डिजिटल परिवर्तन करना कितना जरूरी है विकसित भारत के लिए, इस पर भी चर्चा होगी। 6 मुख्य सत्र होंगे इसके दौरान और 6 ब्रेकआउट सेशंस होंगे। प्रतिभागी कौन होंगे? वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, थॉट लीडर्स, शिक्षाविद, उद्योग विशेषज्ञ और साथ ही इस सम्मेलन के दौरान जो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 हैं वो भी प्रदान किए जाएंगे। तो इनके जो विजेता है वो भी इस सम्मेलन में भागीदारी करेंगे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न एक अभ्यास प्रश्न है और वो है टोंगा द्वीप समूह की अवस्थिति निम्नलिखित में से कहाँ है? आपके सामने ऑप्शन है अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर या हिंद महासागर। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नई सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।